हो यही हो जी। ठीक है, हाँ। तो हम लोग जहाँ तक देख चुके थे उससे आगे आज देख रहे हैं। इसमें स्तंभ का जिस तरह से स्थापन किया जाएगा उसके संदर्भ में चर्चा की गई थी, जो कि अचलम चाप्यकम पंच तथैवावलितम पुनः स्तंभस्योत्थापने सम्यक दोषाश्चेति प्रकीर्तिताः। ये हमने देखा था, जो कि इनके संदर्भ में जब आप स्तंभ को उठाते हैं तो क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दोष हैं, इनकी चर्चा की गई। ये हमने लास्ट कक्षा में भी, अंतिम कक्षा में भी हमने देखा था। उसके बाद था अगर यह इस तरह का होता है तो किस स्थिति में क्या दिक्कत आती है, वो यहाँ पर बताया गया। अविष्टिरुक्ता चलने वलने मृत्यु तो भयम कंपने पर चक्र तो भयम भवति दारुणम दोषैरेतैर्विहीनम तो स्तंभमुत्थापयेत् शिवम। कर है जो कि स्तंभ को जो उठाना चाहिए वो थोड़ा ठीक से उठाना चाहिए। ठीक से उठाना चाहिए मतलब वह मुड़े नहीं, वह चलायमान न हो, वह उसके साथ साथ कंपन न करे। अगर ये कंपन करता है या अन्य तरह का की स्थिति होती है तो वह क्या होता है कि अलग अलग भय का कारण होता है, मृत्यु भय का कारण होता है। मुरझाने पर मृत्यु भय का कारण होता है, वैसे भीषण आक्रमण का भय होता है, इन दोषों से युक्त होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब भी आप उठाएं तो अनिवार्य रूप से इन ये स्तंभ इस तरह से उठाएं जो कल्याणकारी हो। उसके बाद कहते हैं पवित्र ब्राह्मण स्तंभे दातव्या दक्षिणा च गो शेषाणां भोजनं कार्यं स्थापने कर्तृसंश्रयम् मंत्रपूतम च तद्देयम नाट्याचार्येण धीमता। और फिर ये उपस्थापित हो जाने पर, उत्थापित हो जाने पर जो भी उनको संतुष्ट करना चाहिए, जो भी होते हैं उनको संतुष्ट करना चाहिए। जैसे प्रारंभिक जो होगा ब्राह्मण का स्तंभ जो होगा उसमें ब्राह्मणों को दक्षिणा गोदान करना चाहिए। इसी तरह अन्य जितने भी हैं, क्षत्रिय से संदर्भित, वैश्य से संदर्भित, शूद्र से संदर्भित, अलग अलग जो है उनको इस तरह करना चाहिए जिससे कि वो सभी संतुष्ट हो, क्योंकि वो यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। कोई प्रश्न है? हाँ सर, ये कह रहे थे जैसे अगर हम नॉर्मल पे ठीक है घर बनते देखते हैं तो पहले तो जैसे वो स्तंभ होता है, पिलर होता है, उसके बाद ही तो दीवार खड़ी होती है। बट इसमें तो पहले भित्ति के बारे में बताया गया था, अभी स्तंभ के बारे में बताया गया, तो उल्टा है। नॉर्मल पे तो हम लोग यही देखते हैं। नहीं, उल्टा नहीं है। ये जो सामान्य रूप से जहाँ देखते हैं, हम गांव वगैरह में भी देखते हैं, तो सबसे पहले बनाया जाता है दीवार, ठीक ना। अर्थात नींव वगैरह जो होता है वो तो अलग है, लेकिन इधर बनाया जाता है दीवार। और दीवार के बाद बीच बीच में वो दिया जाता है जो कि स्तंभ जो है, नींव, ये पिलर जो है, वो पिलर का जगह छोड़ा जाता है ताकि वो दोनों दीवारों के बीच में सपोर्ट का काम करेगा। ये किया जाता है, ठीक है। और सामान्य रूप से अन्य जगह भी हम जो देखते हैं, ये जो बड़े भवन बनते हैं, तो अब तो खैर उल्टा होता है, जो कि पहले बन जाता है यही पिलर पर खड़ा हो जाता है, बाद में जाकर के हम उसमें दीवार स्थापित करते हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन मूल रूप से जब हम देखते हैं तो उसमें यही होता है कि पहले हम दीवार रखते हैं और मध्य में आकर के हम ये डालते हैं। अर्थात जो पिलर जो होता है वो बीच बीच में पिलर होता है, वो साथ बढ़ता जाता है दोनों बार बार, फिर उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं, ठीक है। चलो आगे चले हैं। उसके बाद हो देखिए जितने भी हैं जो पुरोहित आदि हैं उन सबको किस तरह से क्या भोजन करवाना चाहिए, इसकी चर्चा यहाँ पर पहले की गई है। जो कि पुरोहितम नृपम चैव भोजयेत् मधुपायसैः कर्तॄणामपि च
कर्तृणामपि सर्वान् कृषणाम लवण लवणोत्तरम करे। इसलिए पुरोहित राजा को मधुपर्क अर्थात मधु मिश्रित जो पायस है वह भोजन करवाना चाहिए, और अन्य जितने भी हैं उनको लवण युक्त कृष्ण है सब्जी है वो खिलाना चाहिए। अभिमंत्रित तथा यथा न्यायम स्तंभानुत्थापयेत् शुचिः। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार से सब विधियों से भिन्न भिन्न प्रकार से गायन वादन आदि के साथ जो इसका ये है स्तंभ है उसको वहां से उठाना चाहिए, ये बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब स्तंभ जब उठा रहे होते हैं अर्थात उनका उत्थापन हो जाता है, उसके बाद वहां पर दिया जाता है क्योंकि उनकी प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना की जाती है। और प्रार्थना में किस तरह से क्या है वहां पर मंत्र, तो कहते हैं यथा चलो गिर मेरु हिमांश महाबलः जयावहो नरेंद्रस्य तथा त्वम् अचलो भव। कह रहे हैं कि स्तंभ के उत्थापन के बाद ये स्तंभ जो यहाँ पर अब ये बताया जा रहा है ये तो नींव का होता है, लेकिन इसको इसका विशेष तारतम्य आपको लगता है जैसे घर में बनाया जाता था, मध्य में जो दिया जाता था अर्थात अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम उसका होता है, या बीम टाइप में दिया जाता था। ये विशेष लग रहा है जो कि उपयुक्त समझ में आ रहा है, क्योंकि कारण की जैसे ये गिरी मेरु है और जैसे हिमवान है, ये जिस तरह अचल है उसी तरह आप भी अचल हो, क्योंकि ये जो भी होगा वह अनिवार्य रूप से उसी पर सब कुछ टिका होता है। इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह वहां पर अचल है उसी तरह से आप भी अचल रहे, आप यहाँ पर हिले नहीं, आप में कोई परिवर्तन आएगी, सब कुछ उसी पर टिका हुआ है। जो ही थोड़ा सा भी स्थान परिवर्तन हुआ तो उसी के साथ पूरा परिवर्तन हो जाएगा। ये चीज है, इस रंग से इसको ज्यादा महत्व दिया गया है और कहा गया है जो कि वह अचल रहे, ये कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं हम, जो कि ये हो जाने के बाद अब स्तंभ द्वार जो है वह भित्ति तथा नेपथ्य इन सब का फिर अलग से बता रहे हैं, जो कि कैसे किस तरह से किनका कैसे किया जाए निर्माण। तो कहे स्तंभ द्वारम च भित्तिम च नेपथ्य गृहमेव च एवं मुतापयेद् यज्ञो विधि दृष्टेन कर्मणा। कारण जो कि इस बात जो ये जो नाट्य मंडप के जो ज्ञाता है वो स्तंभ द्वार भित्ति नेपथ्य गृह इन सब का को विधि पूर्वक बनवाए वो। उसके बाद मत्तवारिणी का निर्माण, रंग पीठस्य पार्श्वे तो कर्तव्या मत्तवारिणी चतुस्तंभ समायुक्ता रंग पीठ प्रमाणतः। कह रहा कि रंगपीठ के दोनों साइड में मत्तवारिणी अर्थात 4 खंभे से युक्त रंगपीठ के माप का मत्तवारिणी बनाना चाहिए। मत्तवारिणी जो है वह किस तरह से होता है कि किसी जैसे बीच में रंग आपने देखा था 64 हाथ का था, 64 हाथ को 32 किया था, 32 के बाद 16 हुआ था, 16 के बाद फिर 8 हुआ था। तो ये जो यहाँ पर है मध्य में जहां पर 32 का बांटा गया था, 16 किया गया था, वहां पर दोनों साइड में एक स्थल जैसे चौकोर बनाया जाता है जहां पर के जो प्रवेश करने वाले हैं वो उससे पहले वहां पर दिखते हैं। जैसे अगर आप रंगमंच को देखें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो जहां पर मंचन होता रहता है उसके दोनों साइड में स्पेस नहीं रहता है, वही मत्तवारिणी के रूप में यहाँ पर बताया गया है। उसका दिया गया है अध्यर्धहस्तोत्सेधेन कर्तव्या मत्तवारिणी उत्सेधेन तयोस्तुल्यम कर्तव्यम रंगमंडपम। मत्तवारिणी की ऊंचाई जो है वह रंगमंडप से 1.5 हाथ ऊंची होनी चाहिए, और
ये दोनों की ऊंचाई जो है उसके तुल्य रंग मंडप बनाना चाहिए। अर्थात ये कह रहे हैं जो कि दोनों का मतवारणी की ऊंचाई जो होगी तो अनिवार्य रूप से 1.5 हाथ जो है उसकी हाइट जो है वह ऊंची होनी चाहिए। इसके कहें तस्याम माल्यम च धूपम च गंधम वस्त्रम तथैव च नानावर्णानि पेयानि तथा भूत प्रियो बले। फिर मतवारणी के निर्माण काल में भी अब उसी तरह गंध पुष्प आदि जो है वो चढ़ाना चाहिए और ये बलि जो है बलि देनी चाहिए। फिर कहते हैं आयसम तत्र दातव्यं स्तंभानां कुशलैरधः भोजने कृशराश्चैव दातव्यं ब्राह्मणासनम्। फिर कह रहे हैं कि वहां पर जो स्तंभ है उसके मूल में लोहा डालें और उसका भोजन में श्री कृष्णान्न जो है वो दिया जाए। एवं विधि पुरस्कारे कर्तव्या मतवारिणी रंगपीठम तथा कार्यम विधि दृष्टेन कर्मणा। और इसके बाद मतवारिणी के बाद रंगपीठ का निर्माण करना चाहिए। अब इसके बाद षड्दारुक विधि बता रहे हैं। रंग शीर्षम तो कर्तव्यम षड्दारुक समन्वितम कार्यम द्वारद्वयम छात्र नेपथ्य ग्रेकस्य च। अब ये जो कह रहे हैं रंग शीर्ष जो है उनमें कह रहे हैं 6 काष्ठों से युक्त रंग शीर्ष चाहिए और वो कहां से रहेगा, जो नेपथ्य से जो इन करेंगे वह द्वार वहां पर होगा। जो अर्थात नेपथ्य गृह के जो दोनों दरवाजे होते हैं जो तैयार होकर के आएंगे कुचीलव जो है उनके लिए यहाँ पर प्रवेश द्वार के रूप में वहां पर दिया जाए, ये है देने की बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये तो इसके ये जो किस तरह का होगा ये बता रहे हैं, अलग जितने भी हैं वो अलग अलग तरह से। आगे इसके बाद ये षड्दारु चित्र का अलग अलग दृष्टि से अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन मूल रूप से हम यही ध्यान में रखें जो कि वहां पर जो दोनों साइड से आने वाला जो रास्ता रहेगा वहां से जो नेपथ्य है वह इस षड्दारु कर्ण के साथ वह होना चाहिए, अर्थात आधारता से प्रवेश करने योग्य होना चाहिए। इसके बाद फिर कहते हैं जो रंगपीठ जो है उसके भूमि का शोधन करना है। तो कहे पूर्ण मृत्तिका छात्र कृष्णा देया प्रयत्नतः लांगलेन समुत्कृष्य निर्लुष्ट तृण शर्करम। करे रंगपीठ जो है उसको ऊंचा बनाने के लिए क्या करते हैं कि हल चला करके जो भी कठोर है अर्थात पत्थर आदि जो है घास पात आदि जो है कंकड़ आदि जो है उससे रहित जो काली मिट्टी है वह भर देना चाहिए। लांगले शुद्ध वर्णो तो धुर्यो योज्यो प्रयत्नतः कर्तार पुरुषाश्चात्र रिंग दोष विवर्जिता। इसके बाद कह रहे हैं जो कि वह हल जो होगा उसमें 2 बैल इस तरह के होने चाहिए कि वो पुष्ट हो और श्वेत वर्ण के हों, और उसके बाद जो जोतने वाले पुरुष होंगे वह अंग दोष से युक्त न हो, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था वहां पर जो दिया गया था जो कि जितने भी समुत्सारण के लिए बताया गया था। अंगहीन ये अहीनांगैशोढव्या मृत्तिका पीठकैर्नवै एवं विधम विधै प्रकर्तव्यम रंगशीर्षं प्रयत्नतः। कह रहा है कि मिट्टी की टुकड़ी इस तरह धोना चाहिए जो टूटी न हो नई हो। मिट्टी को धोने वाला पुरुष जो है वो अंगहीन नहीं होना चाहिए आदि आदि। अर्थात वो जितना भी बताया जा रहा है वो सहजता या कार्य हो जाए, कार्य संपादन हो जाए, इसको ध्यान रखना है। अब वह उसका जो पृष्ठ है वो किस तरह होगा, धरातल किस तरह का होगा, ये यहाँ पर बता रहे हैं। बता रहे हैं क्या, जो कि कूर्म पृष्ठम न कर्तव्यम मत्स्य पृष्ठम तथैव च शुद्धादर्श तलाकारम रंग शीर्षम प्रशस्यते। कह रहे हैं पूर्व पृष्ठ नहीं करेंगे, अर्थात वो जो एक लेयर टाइप में बन जाता है इस तरह से नहीं करेंगे, और मत्स्य पृष्ठ भी नहीं करेंगे। मत्स्य पृष्ठ में मध्य में उठा हुआ रहेगा और इस तरह सहज जो झुकाव रहेगा इस तरह चाहिए। किस तरह चाहिए,
शुद्धादर्शतलाकारं रंगशीर्षं प्रशस्यते। कारण जो कि शुद्ध दर्पण के समय प्लेन होना चाहिए, क्योंकि वहां पर मंजन होना है, इस दृष्टि से वह उस तरह से होना चाहिए। रत्नानि चारदेयानि पूर्वे वज्रं विचक्षणे वैदूर्य दक्षिणे पार्श्वे स्फटिकं पश्चिमे तथा प्रवालमुत्तरे चैव मध्ये तु कनकं भवेत्। और फिर कह रहे हैं जो कि ये किस तरह करना चाहिए, जो कि उनका निर्माण है, नीचे फर्श में रत्न लगवाएं, पूर्व में गहरा और दक्षिण में जो वैदूर्य मणि है, पूर्वी की ओर जो गहरा का अभिप्राय क्या है, पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र है, आयुध वज्र है, हीरे के वज्र का विधान किया गया है। अच्छा, अधिष्ठात्री देवी वर्ण के आधार पर किया गया। कह रहे पूर्वी की ओर ये पूर्वे वज्रम विचक्षण, अर्थात रत्नानि चात्र देयानि पूर्वे वज्रम विचक्षण। उसके बाद दक्षिणे वैदूर्य, दक्षिण में जो है वह वैदूर्य देना है। उसके बाद स्फटिकम पश्चिमे, स्फटिक जो है पश्चिम में, प्रवाल जो है मूंगा वह उत्तर में, और मध्य तो कनकम भवेद, और मध्य में जो कनक है स्वर्ण है उस वह देना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं जो कि दारुकर्म किस तरह किया जाएगा। दारुकर्म मतलब लकड़ी का जो शिल्पकारी का जो होगा। एवं रंग सिर कृत्वा दारुकर्म प्रयोजयेत् वह प्रत्युह संयुक्तम नाना शिल्प प्रयोजितम नाना संजवनोपेतम बाहुव्यालोपशोभितम शशाल भंजिकाभिश्च समन्तात् समलंकृतम निर्व्यूह कुहरोपेतम नाना ग्रथित वेदिकम नाना विन्यास संयुक्तम चित्रजालगवाक्षकम सुपीठधारिणी युक्तम कपोताली समाकुलम नाना कुट्टिम विन्यस्तै स्तंभैश्चाप्युपशोभितम एवं काष्ठविधम कृत्वा भित्ति कर्म प्रयोजयेत्। अब वहां पर बता रहे हैं जो कैसे वो शिल्प कर्म कैसे करना है, उसके संदर्भ में बता रहे हैं जो कि लकड़ियों पर क्या बनाना है, साल भंजिका आदि जितने भी हैं वो कैसे बनाएंगे आदि आदि ये बताए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद हाँ नाविका, कोई प्रश्न है? हाँ सर, जो अभी इसके पहले वाले में आपने बताया था कि वो जो पूर्व में गहरा है, ये गहरा कोई रत्न है, या मान लो जैसे अदर रत्न तो मैं समझ रही हूँ, सुना है मैंने, देखा है, बट ये नाविका गहरा कोई नाम का प्रश्न तो है? समझ ही नहीं आ रहा। हाँ बोल तो रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही क्या सर? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या आपको? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है आपको? हेलो सर आपका आ रहा है और अंतिक नहीं, गाना वो कर रहे हैं लेकिन वो वज्र है, मूल रंग का सर दोनों लोग की आवाज आ रही है। मूल रूप से यहाँ पर दिया गया है, वज्र दिया गया है, ठीक ना, उसी का ट्रांसलेशन इन्होंने किया है, गहरा करके किया है। चलो आगे देखते हैं। तो इनमें यहाँ इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार से जो रंग जो है उसकी रचना करके कैसे आप उसको सजाएंगे उसके बारे में बताया गया है। इसमें बहुत अलग से नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें अलग अलग दिया गया है, रिव्यू क्या होगा, कुहर क्या होगा, इन सब के बारे में बताया गया है। इसके बाद रंगमंडप द्वार जो है उनके बारे में बता रहे हैं। स्तंभा नागदंतम वायनमथापि च पूर्णम वा सप्रतिद्वारम द्वार विद्धम न कारयेत्। पर स्तंभ का निर्माण ये नागदंत कहा जाता है, क्योंकि जिसमें कपड़ा हम लटकाते हैं। नागदंतम वा वातायनमथापि वा, इसी तरह खिड़की जो है कोणम, कोना जो है उसके साथ साथ प्रतिद्वार जो है, अर्थात द्वार के सम्मुख जो द्वार
प्रतिद्वार मतलब एक रास्ता हुआ, एक साइड से आने का, और फिर जाने का जो रास्ता होगा वह आमने सामने नहीं करना है। और ये आप देखते होंगे वैसे भी होता है, घर में भी होता है कि अगर आप आमने सामने कर देते हैं तो उतना दूर का जो जगह है वो तो चला ही जाता है, और साथ साथ होता क्या है कि वह उतना उपयुक्त नहीं दिखता है। इसीलिए एक साइड में है द्वार तो प्रतिद्वार दूसरी साइड में होना चाहिए। उसके बाद रंग मंडप और गवाक्ष के बारे में बता रहे हैं। कार्यस्य लघुआकारो नाट्य मंडप मंदवातायनोपेतो निर्वातो धीर शब्दवान कर है, जो कि ये इस तरह करें जो कि उनमें उस गृह में जो वायु प्रवेश हो वह तीव्र वायु न हो और गंभीर शब्द वाला होना चाहिए, लेकिन यह है कि वहां पर न तो निर्वात होना चाहिए और करे कार्य शैल गुहाकार करे कंदरा के समान द्विभूमि से युक्त होना चाहिए। नाट्य मंडप मंदवाया वातायनोपेतो और वहां पर जो वातायन बनाया होना चाहिए वह तीव्र वायु न हो और न ही गंभीर शब्द करने वाला हो, इस तरह से बचना चाहिए। इसके बाद कहते हैं ये अलग अलग आचार्यों के जो नाट्य मंडप का धरातल इस तरह का होगा तो उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि नेपथ्य गृह हो गया, मतवारणी हो गया, रंगपीठ, और यहाँ पर किस तरह कोण आदि बनेगा इसकी चर्चा इन्होंने अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से किया है। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। अब वायु रहित जो होते हैं उनमें क्या फायदा है इसके बारे में बता रहे हैं। तस्मान निवार कर्तव्य कर्तव्य नाट्य मंडप गंभीर स्वरता जेन भविष्यति कर है, जो कि नाट्यगृह मंडप जो है वह वायु रहित अर्थात सनसनाहट आदि न हो, इसकी बात कर रहे हैं, जो कि इस तरह का होना चाहिए जिससे कुतप की ध्वनि गंभीर प्रतीत हो, इसके संदर्भ में बता रहे हैं। और कुतप को यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है नीचे। कुतप का अभिप्राय होता है क्योंकि गायन वादन जो है नाद समुदाय को कुतप कहते हैं। कुतप संपेटक गायक वादक समूह है ना, ये दिया गया है। इसके बाद भित्ति लेप कैसे करेंगे। अब दीवार जो बन जाता है तो उस पर होता था ना जो गोबर का लेप या मिट्टी का लेप किया जाता था पहले, तो करें भित्ति कर्म या प्लास्टर किया जाता है वर्तमान समय में। भित्ति कर्म विधिम कृत्वा भित्ति लेपम प्रदापयेत् सुधा कर्म बहिस्तस्य विधातव्यम प्रयत्नतः। इसके कहते हैं कि भित्ति जो है उसको विधि पूर्वक समाप्त करके भित्ति लेप करवाना चाहिए, और उसमें उसके बाद उसमें सफेदी होता है, सुधा कर्म होता है। और सुधा कर्म आप अलग अलग ग्रंथों में भी पढ़ेंगे, जैसे कि प्रतिमा नाटक वगैरह पढ़ेंगे आप, तो वहां पर जो दशरथ के लिए प्रतिमा गृह, दशरथ आदि के लिए प्रतिमा गृह का निर्माण था, वहां पर सुधा कर्म का संदर्भ आया है। तो सुधा कर्म करवाना चाहिए। सुधा कर्म मतलब ऊपर से जो सफेदी करवाते हैं। भित्तिस्वत विलप्तासु परिमृष्टासु सर्वतः समासु जातसु वासु चित्रकर्म प्रयोजये। फिर जब यह लेप हो जाए तो उसके बाद समतल शोभा पर भित्तियों पर चित्रांकन का कार्य करना चाहिए। आप देखते होंगे गांव घर में दीवार पर अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं, और वैसे भी आप देखेंगे जो कि खास करके विवाह आदि के समय में, उपनयन आदि के समय में देखेंगे अलग अलग चित्र कर्म किए जाते हैं दीवारों पर। तो चित्र कर्मणि चाले क्या पुरुषा स्त्री जनास्तथा लताबंधाश्च कर्तव्याश्चरितम चात्म भोगजम। और वहां पर क्या करना चाहिए, पुरुषों का चित्र बनाना चाहिए, स्त्रियों का चित्र बनाना चाहिए, लताबंध का चित्र बनाना चाहिए, और आत्मभोग अर्थात अपने रुचि के अनुसार चित्र बनाना चाहिए। चतुरस्र मंडप के बारे में बता रहे हैं आप। एवं विकृष्टम कर्तव्यम नाट्य वेश्म प्रयोक्तिवे पुनरेव वक्ष्यामि चतुरस्य
से लक्षणम, इस तरह तो विकृष्ट की बात करनी चाहिए। अब चतुरस्र के बारे में बता रहे हैं, चतुरस्र में कैसे करना है। अभी जो कर रहे थे वो तो विकृष्ट की बात कर रहे थे, और चतुरस्र को इस तरह बताएंगे जो किस तरह करना है। तो कह रहे हैं जो चतुरस्र के बारे में बता रहे हैं जो किस तरह करना है। कह रहे हैं जो कि समन्ततश्च कर्तव्यः शुभ भूमि विभागे विभागस्थो नाट्यज्ञेर नाट्य मंडपः। कह रहे हैं जो कि नाट्य को एक जो जानकार है उन्हें तो भूमि में चारों तरफ से 32 हाथ नापकर चतुरस्र मंडप बनाना चाहिए। जो विधि पूर्व मुक्तस्तु लक्षणम मंगलानि च विकृष्टेतानि शेषानि चतुरस्रे विकारयेत्। जो आपने विकृष्ट में किया था नाट्य मंडप में मंगल गीत आदि विधान, वही इसमें भी करना है। चतुरस्रम समं कृत्वा सूत्रेण प्रविभज्य च वाज्यतः सर्वतः कार्याविष्टिष्टका दृढ़ा। प्रबलाकार भूमि को समतल करके चतुर्दिक विभाजन करके जो सब तरफ से ईंट से युक्त जो दीवार है, दीवार वो बनानी चाहिए। तत्राभ्यंतरतः कार्यम रंगपीठोपरिस्थिता 10 प्रयोग त्रिवेशंबा चक्ता मंडप धारणे। उसके बाद प्रयोगता जो है भित्ति रचना के भीतर रंगपीठ और मंडप को धारण करने वाले 10 खंभों की रचना करना चाहिए, 10 स्तंभ की रचना करनी चाहिए। और 10 स्तंभ की रचना कहाँ कहाँ होना है ये अभिनव भारती में विस्तार पूर्वक बताते हैं। विकर स्तंभानां बाह्यतश्चापि सोपानकृतपीठकम् इष्टिकादारुभिः कार्यं प्रेक्षकाणां निवेशनम्। फिर स्तंभों के बाहर जो दर्शक हैं उनको बैठने के लिए ईंट आदि का जो है उसका ये इस ईंट आदि संयोग से पीठक बनाने चाहिए, अर्थात इस पर ये सीढ़ी के आकार के जो हो ये बनाना चाहिए, लेकिन उनको बैठने के लिए ईंट और लकड़ी के रंगपीठावलोक्यम तो कुर्यासनजम विधिम। कह रहे हैं जो कि भूमि भाग से एक हाथ ऊंची और उठी हुई सीढ़ी जो है वो दर्शकों के आसनों का निर्माण होना चाहिए, और इस तरह का वो होना चाहिए जिससे कि रंगपीठ सहजता से दिखाई दे। सडन्यानन्तैव पुनस्तम्भान् यथा दिशं विधिना स्थापयेत् यज्ञो दृढान् मण्डपधारणे अष्टौ स्तम्भान् पुनश्चैव तेषाम् उपरि च कल्पयेत्। कहना जो कि विद्वान जो है वह मंडप के भीतर 6 ऐसे स्तंभों को स्थापित करें जो मंडप को धारण करने में पूर्णतया समर्थ हों, और उनके ऊपर जो है वह 8 स्तंभों का निर्माण करना चाहिए। फिर कर रहे हैं रंगपीठ का निर्माण, इसमें भी उसी तरह स्थाप्यम देव तथा पीठम अष्टहस्त प्रमाणतः विद्यास्यमष्ट हस्तम च पीठम तेषु ततोन्य से। उसके बाद जो 8 हस्त प्रमाण के जो है वो पीठ का निर्माण करना चाहिए। देखिए ये सब जितने भी है ना, इसमें मूल रूप से मंडप का जो है वह आपको क्यों ध्यान में रखना चाहिए, और ये सब तो बहुत विस्तार पूर्वक ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसको जब आप और भी विस्तार में अभिनव भारती के साथ देखेंगे तो एक एक करके बिंदु जो है और भी क्लियर होंगे, लेकिन मोटे तौर पर आपको केवल मंडप का निर्माण विधि जो है वो ध्यान में रखना है। आप स्तंभों का अलंकरण जैसे वहां पर देखा था वैसे तत्र स्तंभा प्रदातव्य मंडप धारणास्ते च सालस्त्री विरलंकृता। अर्थात जैसे वहां पर आप देखा था जो विविध साल भंजिका आदि को बनाया गया था, उसी तरह यहाँ पर पुतलिका जो है साल स्त्री आदि जो है उनसे स्तंभ को अलंकृत करना चाहिए। फिर लेकिन इसमें एक बात ध्यान देंगे, उसमें क्या था जो कि कॉर्नर पर था केवल, ठीक ना। इसमें क्या है मध्य में भी स्तंभ होंगे, तो मध्य के भी स्तंभ को अलंकृत करना है, क्योंकि वो जो था लंबा लंबी था,
तो उसमें क्या था, क्योंकि साइड साइड में स्तंभ ज्यादा थे, इसमें क्या है कि मध्य में भी स्तंभ है, तो उनको भी अलंकृत करना है, ये ध्यान रखना है, एडिशनल में ये रहेगा यहाँ पर। फिर नेपथ्य गृह जो बताया जा रहा है, नेपथ्य गृहकम चैव तथा कार्यम प्रयत्नतः द्वारम चैकम भवेत् तत्र रंगपीठ प्रवेशनम। उसके उपरांत जो रंग पीछे के स्थान जो है उनका आप नेपथ्य गृह का निर्माण कर लिया और रंगपीठ में एक प्रवेश द्वार होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, जन प्रवेशम च अन्यदाभिमुखेन कारयेत् रंगस्याभिमुखं कार्यम द्वितीयं द्वारमेव। तो जो जनता आएंगी, सामान्य जनता, वो सामने वाले से प्रवेश करेंगे, और जो कुशीलवादी जो आएंगे उनको दूसरे वाले मुझसे प्रवेश करवाएंगे, अर्थात एक ही द्वार से दोनों का नहीं होगा। इसके बाद कह रहे हैं कि अष्टहस्तम तो कर्तव्यम पीठम प्रमाणतः चतुरस्त्रम समतलम वेदिका समलंकृतम। और 8 हाथ का जो होगा वह चौकोर और समतल होगा रंगपीठ का, जैसा जिस पर मूल रूप से होना है कार्य। मतवारिणी बता रहे हैं, पूर्व प्रमाण निर्दिष्ट कर्तव्य मतवारिणी चतुस्तंभ समायुक्ता वेदिका या तो पार्श्वतः। इसके बाद मतवारिणी का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद समुन्नतम समम चैव रंगशीर्षं तु कारयेत् विपृष्ठे तु उन्नतम कार्यं चतुरस्रे समम। तथा रंगशीर्ष और वेदिका जो है वह समतल बनाया जाएगा। उसके बाद विपृष्ठ और रंगशीर्ष जो है अर्थात मंडप, वो रंगशीर्ष और होना चाहिए। फिर कृष्ण वाले में क्या बता रहे हैं इसी तरह, जो कि एवं नवीनाथ हम भवेत् अतः परम प्रवक्ष्यामि हस्य लग्नम। और कृष्ण किस तरह का होगा उसके बारे में बता रहे हैं। कृष्ण त्रिकोण त्रिकोणम कर्तव्यम नाट्य वेश प्रयोग मध्य त्रिकोण में रंगपीठम तु कारयेत्। और मध्य त्रिकोण जो है, त्रिकोण का मध्य जो है उसमें रंगपीठ का निर्माण करेंगे, इसी में रंगपीठ का निर्माण होगा। त्रिकोण रहेगा, ये इस तरह का बता रहे हैं, जो कि इस तरह ये त्रिकोण रहेगा, इसके मध्य में रंगशीर्ष का निर्माण किया जाएगा। ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर रंगपीठ का निर्माण किया जाएगा। नेपथ्य कहाँ पर होगा ये देखिए, नेपथ्य के बाद रंगशीर्ष कहाँ पर होना है, रंगपीठ कहाँ पर होना है, मतवारिणी कहाँ पर होना है, इस तरह ये ध्यान रखेंगे। त्रिकोण वाला जो होगा, बड़ा वाला पार्ट जो होगा वो पीछे नेपथ्य वाला होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद कुछ अलग विद्वान जो है, ये आचार्य विश्वेश्वर जो है, ये इस तरह मानते हैं जिस तरह होना चाहिए, ठीक, या फिर इस तरह भी वो कल्पना करते हैं, लेकिन ये अलग अलग हो गया इनका। फिर कह रहे द्वारम तेनैव कोणेन कर्तव्यम तस्य वेश्मनः। उसी कोण से द्वार बनाना चाहिए। द्वितीयं चैव कर्तव्यम रंगपीठस्य पृष्ठतः। कह रहे हैं जो कि द्वार भी उसी कोण से लेना चाहिए और रंगपीठ के पीछे की ओर से दूसरा द्वार बनाना चाहिए। विधिर्जश्चतुरस्रश्च भित्तिस्तम्भस्तमाश्रयः सतु सर्वप्रयोक्तव्यस्यापि प्रयोक्तिवे। कह रहे हैं जो किस तरह भित्ति स्तंभ आदि का निर्माण पहले बताया गया था, उसी के अनुरूप आपको करना चाहिए। एवं मेरेन विधिना कार्यानादिभिः बुधैः पुनरेषां प्रवक्ष्यामि पूजामेवं पूजा है, पूजा है, ये कैसे करना चाहिए, इसके बाद हम ये बताने जा रहे हैं। वो तृतीय में आकर के वो देखेंगे जो आपका विषय वस्तु नहीं है। तो इस तरह से प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, साथ साथ छठा अध्याय और 7वां अध्याय ये आपका संपन्न हुआ। अगर आपको कोई अब इसमें कोई संशय रहा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो वो आप पूछ सकते हैं।